कोरबा ये वो लोकसभा सीट है जब साल 2019 में मोदी लहर चली, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। और यहां पर कांग्रेस की दिग्गज नेत्री ज्योत्सना महंत साल 2019 में इस सीट से लोकसभा की सांसद बनी। अब मोदी लहर में इस सीट पर कब्जा पा लेने के बाद ज्योत्सना महंत के जो तेवर है वो सातवें आसमान पर नजर आते हैं। और हो भी क्यों ना, जब एक तरफ पूरी तरह से 11 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है और इस सीट को वो बचाने में अगर कामयाब हो जाती है तो ऐसे में गुरूर करना तो बनता ही है। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अक्षय दुबे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश देश किसका में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। और बात कर रहे थे हम लोकसभा सीट की, तो अब लोकसभा सीट तीसरे चरण का जो मतदान है 7 मई को वोटिंग होना है, जिसमें कोरबा लोकसभा सीट भी शामिल है। और अब सरोज पांडे को जिताने के लिए लगातार बीजेपी के दिग्गजों ने भी कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में अमित शाह का यहाँ पर दौरा होता है, जहां पर वो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हैं, जैसे कि हर बार साधते हैं। लेकिन इस बार उनके बयान में एक नयापन देखने को मिला। इस बार उनके बयान में जिक्र था उस फेक वीडियो का, जिसका बखान करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। और बात कर लेते हैं सरोज पांडे की, जो बीजेपी की काफी ज्यादा लोकप्रिय नेत्री मानी जाती है और केंद्र में भी उनका दबदबा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी कहीं ना कहीं इस सीट पर जीत को लेकर उस तरह से आश्वस्त नजर नहीं आ पा रही है, क्योंकि सवाल यही है कि आज भी यहाँ पर कांग्रेस की नेत्री यहाँ पर सांसद बनी हुई है, तो अब इस सीट पर जी तोड़ मेहनत लगा रही है बीजेपी जीत के लिए। अक्षय, आपको क्या लगता है कि देखिए साल 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, इस समय मोदी लहर के बावजूद भी अगर कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज करने में सफल हो जाती है तो बीजेपी के लिए इस बार इतना आसान नहीं हो जाता। और यही कारण है कि जो दिग्गज हैं बीजेपी के, लगातार यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उलटफेर हुआ है और उसके ठीक बाद यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है, बदलाव जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, आप कितना कुछ समझ पा रहे हैं इस सीट को लेकर? और क्या लग रहा है, क्या इस बार बीजेपी जो है इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर से ज्योत्सना महंत जिस तरह से कहती नजर आ रही है कि जब मोदी लहर में पिछली बार मुझे कोई नहीं हरा सका, तो इस बार भी मुझे इस बात का डर नहीं है? देखिए, जब पिछले पिछले दफ़ा जब चुनाव हुआ था, तब मोदी लहर के बाद भी ज्योत्सना महंत ने इस सीट पर कब्ज़ा जमाया था। बिल्कुल। लेकिन तब उनके हाथ में सत्ता थी, राज्य की। इस बार चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं और 5 साल तक जब वो सांसद रहीं, उसके बाद उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, मतलब जो सांसद विरोधी लहर कहा जा सकता है, उनके खिलाफ नाराज़गी वहाँ के लोगों में देखी गई। लेकिन अब बात आती है कि उनके सामने उम्मीदवार कौन है? उनके सामने उम्मीदवार सरोज पांडे हैं और सरोज पांडे दुर्ग से आती हैं। उनका जो पूरा समय बीता है, वो दुर्ग में बीता है और दुर्ग के बाद भी 5 साल तक अगर हम कहें तब वो छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी अलग थी। राष्ट्रीय राजनीति में वो नज़र आ रही थी। तो एक है कि मोदी के नाम पर अगर वोट पड़ते हैं, तब उसमें तो वो आगे निकल जाएँगे सरोज पांडे। लेकिन अगर उम्मीदवार के तौर पर अगर उनको लोग देखेंगे, तब शायद कोरबा के लोग उतने मतलब मुतमईन नहीं हो पाएँगे सरोज पांडे को लेकर। लेकिन अब बात आती है कि स्ट्रैटेजी, रणनीति, जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है, उसमें बीजेपी बहुत आगे है। अब देखिए, उस कोरबा सीट पर योगी आदित्यनाथ का भी जाना हुआ था। बिल्कुल। आज गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ हैं मौजूद और सरोज पांडे की तस्वीरें न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग देखते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी एक बड़े फलक पर वो दिखाई देती हैं। कहीं पर्यवेक्षक के तौर पर, तो कहीं किसी कार्यक्रम में अमित शाह के बगल में बैठी हुई सरोज पांडे नज़र आती हैं। तो वो जनता के भीतर एक मानसिकता ये भी होती है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, तब उसमें सरोज पांडे की भूमिका बड़ी हो सकती है, वो मंत्री भी बन सकती है। ये भी अंदर खाने चर्चा हो रही है। तो ये भी जो जनता के बीच में ऐसी बातें जब चलती हैं, तब लोग यही चाहते हैं कि उनका सांसद मंत्री बने। जैसे बृजमोहन अग्रवाल को लेकर लोगों के मन में एक उसको जनमत कहा जाए ना, कि वो एक मत है कि बृजमोहन अग्रवाल तो मंत्री बन जाएँगे। वैसी ही बातें सरोज पांडे को लेकर भी है। तो यहाँ तो उनका पल्ला भारी लगता है। लेकिन कोरबा आदिवासी इलाका भी है।
ठीक है, एक एक इलाका है शहरी जहाँ सरोज पांडे जनता को सीधा बस साध सकती हैं। लेकिन आदिवासी अंचल में क्या उनकी पकड़ वैसी मजबूत है? क्या 5 साल पहले वहाँ की जनता को इनका दीदार होता रहा है या उस तरीके से संबंध बन पाया है? फिर बात कर लेते हैं चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत का, जो भी सांसद हैं। तो क्या 5 साल तक वो यहाँ सक्रिय रही हैं? तो ये तमाम फैक्टर काम करेंगे। लेकिन अब आते हैं अमित शाह की रैली पर। अमित शाह आज वहाँ पहुँचे और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनका एक ही बात ये दोहराते हैं कि संविधान खतरे में है और हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। बार-बार वो यही प्रचारित करते हैं कि बीजेपी के नेता ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर हमारी सरकार बनती है, 400 का आंकड़ा पार होता है तो ये संविधान को बदल के रख देंगे। तो हर बार इसको अमित शाह हो चाहे पीएम मोदी हो, ये खारिज करते हुए दिखाई देते हैं। आज भी अमित शाह ने तो ये कहा कि मेरे खिलाफ भी लोग फेक वीडियो बनाए थे और उसको सर्कुलेट किए थे। लेकिन उसका भंडाफोड़ हमने किया और सबसे ज़्यादा जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं छत्तीसगढ़ में, वो है नक्सलवाद का मसला। हालाँकि नक्सलवाद के मसले में जो उलझी हुई जो जगहें हैं वो बस्तर और कांकेर है। लेकिन इसका एक व्यापक असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। तो आज भी वो नक्सलवाद को लेकर काफ़ी हमलावर रहे। उनका कहना था कि हमने तो हर तरफ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया। सिर्फ़ इसकी जो जड़ें हैं वो छत्तीसगढ़ में है। उसकी वजह भी भूपेश बघेल हैं। वो सीधा अटैक भूपेश बघेल पर करते हैं, क्योंकि उनको भी अब पता है कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है, वो मोदी बनाम राहुल की लड़ाई नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मोदी बनाम बघेल की लड़ाई है। तो यहाँ वो बघेल को भी आड़े हाथ लेते हैं। उसके बाद वो ज्योत्सना महंत का नाम उस तरीके से उच्चारित नहीं करते, क्योंकि एक रणनीति किसी भी दिग्गज नेता की होती है कि हमको अपने बरक्स किसी को उस हिसाब से समानांतर खड़ा नहीं करना है। तो वो नाम लेकर उनको बड़ा बनाना नहीं चाहते। तो ये रणनीति भी ये अपनाते हैं। तो उसमें बघेल का चेहरा हालाँकि छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको धूमिल करने के लिए भी बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा, चाहे महादेव ऐप का मामला हो या कथित गोबर घोटाले की बात करनी हो, शराब घोटाला हो, ये कह कहकर बघेल का जो आभा मंडल है उसको कहीं न कहीं मतलब खंडित करने का प्रयास किया गया। तो और इस लोकसभा चुनाव में भी वही दिखाई दे रहा है। लेकिन भूपेश बघेल अपने पुराने कार्यकाल को याद दिलाते हैं। वो भी इन दावों का खंडन करते हैं कि यहाँ कोई करप्शन नहीं हुआ है। तो अब लड़ाई है परसेप्शन की। इस परसेप्शन की लड़ाई में क्या जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तरजीह पाएंगे या फिर लोग मोदी की गारंटी पर यकीन करेंगे? ये जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं और इसका जवाब जनता ही देगी और 4 जून को इसका फैसला हो जाएगा। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।